वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन से कितने गुना अधिक लाभदायक है? तो वायवीय श्वसन तो लाभदायक है ही सही, क्योंकि वायवीय श्वसन में हमको 36-38 एटीपी मिल रहे हैं और अवायवीय श्वसन में हमें शुद्ध लाभ हो रहा है केवल 2 एटीपी का। तो इस तरह से वायवीय श्वसन हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर बताना है। तो कितने गुना, तो यहाँ पे 19 गुना मतलब 19 गुना ये ज्यादा लाभदायक है। पटसन में अपगलन में काम आने वाला किण्वनकारी सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और मैथोरागी जीवाणु, और थर्ड है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई, और फोर्थ ऑप्शन है ब्यूटायरिक अम्ल। तो इसके लिए यहाँ पे आएगा ब्यूटायरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 36 है, एंजाइमों के विटामिन तथा हार्मोन के जैविक रसायनों की एक अकेली श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ये उपापचयन बढ़ाते हैं, ये संयुग्मी प्रोटीन होते हैं, ये केवल सजीव जीव कार्य के लिए शरीर में संश्लिष्ट किए जा सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है उपापचय के नियमन में ये सहायता करते हैं। तो एंजाइम, विटामिन, हार्मोन जैविक रसायनों की एक अकेली श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये सभी उपापचय के नियमन में सहायता करते हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जितने भी उपापचय अभिक्रियाएं होती हैं, उन उपापचय क्रियाओं में अपचयन और जो आपके ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। रेडॉक्स रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। तो इन दोनों के लिए एंजाइम की भी आवश्यकता होती है, विटामिन की भी आवश्यकता होती है, हार्मोन्स की भी आवश्यकता होती है, और ये तीनों के तीनों ही अलग अलग श्रेणी में कैटेगराइज किए गए हैं, और इनका कार्य होता है उपापचयन के नियमन में सहायता करना। देखिए, आपको एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दी गई है और वेलोसिटी दी गई है। तो नीचे दिए गए ग्राफ में क्रियाधार सांद्रण का ग्रीन गेम फॉस्फेट एंजाइम की अभिक्रिया दर पड़ने वाले प्रभाव दर्शाया गया है। उक्त ग्राफ क्या इंगित करता है? फर्स्ट है, एंजाइम की अभिक्रिया की दर सांद्रण के प्रत्यक्ष अनुपात में होती है। सेकंड है, अभिक्रिया मिश्रण में एक एंजाइम संदमक मौजूद है। थर्ड है, एक एंजाइम क्रियाधार सम्मिलित सम्मिश्र बना रहा है। और फोर्थ है, उच्चतर क्रियाधार सांद्रण पर पीएच बढ़ जाता है। तो देखिए, इसमें आप देख रहे हो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इधर जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर जो एक लिमिटेड पीएच, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम एक लिमिटेड पीएच, एक फिक्स पीएच और फिक्स टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो और इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी वेरी करती है। तो यहाँ पे उच्चतर क्रियाधार सांद्रण पर पीएच बढ़ जाता है। जब क्रियाधार की सांद्रता ज्यादा होती है तो पीएच में भी वृद्धि होती है और वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। वह पद जिसमें NADH वो H+ नहीं बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट। सेकंड है, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A। थर्ड है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A। फोर्थ है, मैलेट से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो हमें बताना है कि किसमें NADH2 नहीं बनता। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो इस दौरान NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब चक्र का कौन सा मध्यवर्ती यौगिक अमीनो अम्ल संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है? क्रेब चक्र का मध्यवर्ती जो कि अमीनो अम्ल संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है, फर्स्ट ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, सेकंड है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, थर्ड है सक्सिनाइल कोएंजाइम A, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो अमीनो अम्ल जो कि मध्यवर्ती है और संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल के बनाने के लिए उपयोगी है वो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन मॉलिक्यूल है और अमीनो अम्ल भी इससे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच एक समान गुण है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच में क्या समानता है? पहला ऑप्शन है CO2 का विमुक्त होना। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि CO2 का विमुक्त होना सिर्फ क्रेब साइकिल में होता है, ग्लाइकोलाइसिस में CO2 विमुक्त नहीं होता। FADH2 का बनना, FADH2 सिर्फ क्रेब साइकिल में बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं बनता। प्रक्रियाओं का स्थल, और चौथा है डिहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन ग्लाइकोलाइसिस में भी होता है और क्रेब साइकिल में भी होता है, दोनों में ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होता है केवल पादप जंतुओं में, केवल पादप जंतु कवक में, केवल जंतुओं में, सभी जीवों में। ग्लाइकोलाइसिस एक बेसिक प्रोसेस है जो कि सभी में होती है। जहां पे भी भोजन का
उपयोग होता है जहां पर भी मेटाबॉलिज्म होगा और जहां पे भी सजीव कोशिका होगी। अगर सजीव कोशिका है तो मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, क्योंकि आपने भी पहले चैप्टर में लिविंग वर्ड में पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एक अभिलाक्षणिक गुण है। अगर किसी में मेटाबॉलिज्म नहीं है तो हम उसे लिविंग मानते ही नहीं है। लिविंग उसे ही मानते हैं जो जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म जहां होगा वहां पे ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। तो आंसर होगा 4 सभी में। प्रत्येक ग्लूकोज के अणु के लिए क्रेब चक्र में CO2 के कितने अणु विमुक्त होते हैं? प्रत्येक चक्र में ग्लूकोज के लिए क्रेब चक्र में CO2 के कितने अणु विमुक्त होते हैं? फर्स्ट है 2, सेकंड है 3 और थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो ग्लूकोज अणु के लिए क्रेब चक्र में CO2 के कितने अणु विमुक्त होंगे? 4। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे? प्रत्येक ग्लूकोज के लिए क्रेब चक्र में CO2 के 4 अणु विमुक्त होंगे, क्योंकि क्रेब साइकिल 2 बार चलती है। तो एक बार चलती है तो 2 बार CO2 विमुक्त होता है, तो 2 बार चलेगी तो 4 बार। ग्लाइकोलाइसिस के उत्पाद में है पायरुवेट और CO2 और ATP, पायरुवेट ATP NADPH2, एसिटाइल कोएंजाइम A ATP NADPH2, एसिटाइल कोएंजाइम A और ATP। तो ये तो लिंक रिएक्शन के हैं, ये लिंक रिएक्शन का है तो ये तो नहीं होगा। फिर पायरुवेट CO2 यहाँ पे मुक्त नहीं होती है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो आंसर होगा आपके सेकंड, पायरुवेट ATP और NADPH2। निम्न में से कौन सा क्रेब चक्र का मध्यवर्ती यौगिक नहीं है? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये भी है, मैलेट भी है, PGL नहीं, PGL ग्लाइकोलाइसिस का है। क्रेब चक्र 2 प्रत्येक चक्र कितने NADPH2 बनाता है? क्रेब चक्र के प्रत्येक चक्र में कितने NADPH2 बनते हैं? तो एक में बनते हैं 3, ठीक है, तो 2 में कितने बनेंगे? 6। लेकिन यहाँ पे एक ही चक्र के बारे में पूछा है तो 3। RQ का मान 1 से कम किस में होता है? प्रोटीन कार्बनिक अम्ल के लिए, वसीय अम्ल के लिए, कार्बनिक अम्ल के लिए, वसा और प्रोटीन के लिए। तो वसा और प्रोटीन ये दोनों ऐसे क्रियाधार हैं, दोनों ही श्वसनीय क्रियाधार हैं, वसा और प्रोटीन, और इनका श्वसनीय गुणांक 1 से कम होता है, तो आंसर होगा यहाँ थर्ड। श्वसन गुणांक सांस गुणांक पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है श्वसन के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसन क्रियाधार के ऊपर। तो श्वसन गुणांक किस पर निर्भर करता है? श्वसन गुणांक की परिभाषा भी, इसका फॉर्मूला भी है कि कितना CO2 निकलता है और कितना ऑक्सीजन उपयोग में लिया जाता है, वही हमारा RQ है, वही श्वसन गुणांक है। इसमें लिखा हुआ है कि श्वसन के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसनीय क्रियाधार पर। तो ये बिल्कुल सही है कि श्वसनीय क्रियाधार क्या है? श्वसनीय क्रियाधार प्रोटीन है, श्वसनीय क्रियाधार वसा है, या फिर शर्करा है, या फिर कोई किसी प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड है, विटामिन है, क्या है? तो जैसा श्वसनीय क्रियाधार होगा वही श्वसनीय क्रियाधार का मान होगा। श्वसन के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसनीय क्रियाधार की मात्रा पर यह निर्भर नहीं करता है, ना ही अवधि पर निर्भर करता है और ना ही एंजाइम पर निर्भर करता है। सेकंड 48 क्वेश्चन है, अल्कोहलिक किण्वन के दौरान ईस्ट द्वारा ग्लूकोज उत्पन्न होता है। ईस्ट द्वारा 2 ग्लूकोज उत्पन्न करते हैं, इथेनॉल के 3 अणुओं को, CO2 के 3 अणुओं को। सेकंड ऑप्शन है इथेनॉल के 6 अणुओं को, CO2 के 6 अणुओं को, और इथेनॉल के 2 और CO2 के 2, इथेनॉल के 4 और CO2 के 4। तो अल्कोहल किण्वन के दौरान ईस्ट द्वारा 2 ग्लूकोज क्या उत्पन्न करते हैं? तो 2 ग्लूकोज में 12 कार्बन होते हैं, तो 12 कार्बन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे इथेनॉल के 4, तो इथेनॉल के 4 हो गए, तो 6 तो यहीं पे हो गए, है ना, इथेनॉल के 4 हो गए ना, तो 8 यहीं पे हो गए। फिर उसके बाद में CO2 के 4, तो 8 और 4 12, तो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, तो आंसर आएगा आपके 4। माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में साइटोक्रोम C किनके बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए गतिशील वाहक के रूप में कार्य करता है? तो साइटोक्रोम C किनके बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है? कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो साइटोक्रोम C एक्सचेंज यहाँ पे करता है इलेक्ट्रॉन थर्ड और फोर्थ के बीच में। निम्न में से कौन सा सही है? प्रोटीन एक एंजाइम है, ठीक है, सभी प्रोटीन एंजाइम है। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम,
और सभी एंजाइम प्रोटीन है, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन है और सभी एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल है। तो यहाँ पे थर्ड सही है, बाकी पूरे स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, जैसे कि राइबोजाइम आरएनए है तो वो एंजाइम है, तो सभी प्रोटीन कहना ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, निम्न तापक्रम एंजाइम को यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि ऊष्मा द्वारा प्रोटीन विकृत हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे यही आएगा कि विकृत हो जाते हैं, तो बी में आएगा विकृत। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय, ए में स्थायी रूप से निष्क्रिय और ए में स्थायी रूप से निष्क्रिय क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आपको बताना है। तो निम्न तापक्रम पर एंजाइम अस्थायी रूप से निष्क्रिय होते हैं और विकृत हो जाते हैं, इसमें आएगा फर्स्ट। एंजाइम जो दो क्रियाधारों के बीच में हाइड्रोजन स्थानांतरण को प्रेरित करते हैं, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, आइसोमरेज और हाइड्रोलेजेज, तो आंसर होगा सेकंड। एक एंजाइम अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्तित अवस्था रचना है, स्थायी, स्थिर और क्षणिक परंतु स्थिर, स्थायी परंतु अस्थिर और क्षणिक और स्थिर। तो एंजाइम अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्तित अवस्था कैसी होती है, क्षणिक होती है। नेक्स्ट, श्वसन माध्यम वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के भंजन में कौन सा उपापचय सामान्य है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये नॉर्मल है, चाहे किसी का भी उपापचय हो सबको जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू क्रेब्स साइकिल में ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक सह एंजाइमों की आवश्यक रासायनिक घटक है, विटामिन, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन्स आर कोएंजाइम, विटामिन्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स, विटामिन्स भी जो उनकी केमिकल नेचर होती है वो प्रोटीन प्रकृति की होती है, एंड दे आर वर्क एज अ कोएंजाइम, ये विटामिन्स कोएंजाइम की तरह कार्य करते हैं। देखिए, आपको एक श्वसनी पथ दिया गया है और इस श्वसनी पथ में बताना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। आरेख में दिए गए तीन कक्ष तीन मुख्यतः जैव संश्लेषण मार्ग को निरूपित करते हैं। यहाँ पर बाण बताए गए हैं, सकल अभिकारक या उत्पाद को निरूपित करते हैं। तो 4, 8, 12 के सांख्यिकी बाण को सभी क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मतलब यहाँ पे शर्करा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मार्ग ए है, मार्ग बी है और मार्ग सी है। तो बताना है कि हमें क्या होगा। पहले में FADH, FADH2, सेकंड में NADH और थर्ड है ATP और फोर्थ है वाटर। तो चार का मतलब है यहाँ पे ये क्या निकला, यहाँ पे ATP का निर्माण हुआ है और फिर 8वें में भी ATP का निर्माण हुआ है और 12वें में भी ATP का निर्माण हुआ है। तो पूरी एक प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है और इसके साथ में आपके इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है। इस दौरान जो ATP निकलते हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से ATP निकल रहा है। तो आंसर आएगा आपके थर्ड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले हम दोबारा समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप कहेंगे कि यहाँ पे ATP ही क्यों लगाया है, H2O क्यों नहीं है, ठीक है, और NADH क्यों नहीं है, FADH2 क्यों नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है। उसी के साथ आप ऑप्शंस भी देख लीजिए, आपको ऑप्शंस में NADH2 दिया है, FADH2 दिया है, वाटर दिया है। तो वाटर हर कहीं जगह तो नहीं निकलता, और उसी के साथ ये भी है कि NADH2, FADH2 की बात करें तो यह मुख्य रूप से आपके क्रेब्स साइकिल में निकलते हैं। तो यहाँ पर आपके क्रेब्स साइकिल इस जगह है, ये मार्ग भी आपका क्रेब्स साइकिल है। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान FADH2 का फॉर्मेशन होता है, NADH2 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इधर आप देखिए कि यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इस वाली स्टेप पे केवल ATP ही प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर भी ATP का, तो ATP सब में कॉमन है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ATP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती। पादपों में वायु श्वसन, प्राणियों में वायु श्वसन, एल्कोहलिक किण्वन और लैक्टिक किण्वन। लैक्टिक किण्वन में CO2 नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्पर्धी संतमन में संतमन अणु एंजाइम द्वारा रासायनिक रूप से नहीं बदलता। सेकंड है, स्पर्धी संतमन एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र
दर को प्रभावित नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है स्पर्धी संतमन की उपस्थिति सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम के केम को कम कर देता है और एक ही स्पर्धी संतमन उत्क्रमणीय रूप से एक एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके एंजाइम संतमक सम्मिश्र बनाता है। तो एक एक ऑप्शन को एक बार फिर दोबारा रीड करेंगे, फिर हम आंसर देंगे कि कौन सा गलत है। स्पर्धी संतमन, स्पर्धी का मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, संतमक अणु एंजाइम द्वारा रासायनिक रूप से नहीं बदलता, तो ये एंजाइम के द्वारा रासायनिक रूप से नहीं बदलता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है स्पर्धी संतमन एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र की विच्छेदन दर को प्रभावित नहीं करता। और थर्ड है स्पर्धी संतमन मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की उपस्थिति में सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम के केम को कम कर देता है, ये गलत है। एक स्पर्धी संतमन उत्क्रमणीय रूप से एक एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके एंजाइम संतमक सम्मिश्र बना देता है, तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर होगा थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन शोषण बंधित माध्यिक भंजन सर्वनिष्ठ है? एसिटाइल कोएंजाइम है। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? लाइगेज, डीऑक्सीराइबोस और लाइसोजाइम, तो इसमें आएगा राइबोजाइम। देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं आई थिंक, फिर भी हम दोबारा देखेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है, विभव दिया हुआ है, क्रियाधार से उत्पाद बन रहा है, तो हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति में बी के साथ एंजाइम की उपस्थिति में अंतरऊष्मीय अभिक्रिया है। सेकंड है ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति में और बी के साथ एंजाइम की उपस्थिति में बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया है। और थर्ड है ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति में और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में। फोर्थ है ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति और बी के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति में बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये एंजाइम की अनुपस्थिति में हो रही है, तो यहाँ इसकी एक्टिवेशन ऊर्जा काफी ज्यादा है, यहाँ पे एक्टिवेशन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, सक्रिय ऊर्जा काफी लग रही है। और यहाँ पर देखिए कि एक्टिवेशन ऊर्जा कम हो रही है, तो ये एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो इस तरह से ये एंजाइम पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान निम्न में से किस वितरण द्वारा 36 एटीपी प्राप्त हो सकते हैं? ये हमको बताना है कि 1 मोल ग्लूकोज है जिसके ऑक्सीकरण के दौरान हमें 36 एटीपी प्राप्त हो सकते हैं, तो क्या तरीका हो सकता है? ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड और ईटीएस। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2, सिट्रिक एसिड में 2 और ईटीएस में 32, और ग्लाइकोलाइसिस में 4 और सिट्रिक अम्ल में 2 और ईटीएस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में 30। ग्लाइकोलाइसिस में 2 और सिट्रिक अम्ल में सिट्रिक एसिड में 4 और ईटीएस में 30। तो 1 मोल ग्लूकोज है और उससे 36 एटीपी हमें प्राप्त हुए हैं, तो किस तरह से कौन सी साइकिल में कितने डायरेक्ट एटीपी हमको मिले हैं? ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पर हमें 2 एटीपी प्राप्त होंगे। सिट्रिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे 2 एटीपी प्राप्त होंगे जो कि जीटीपी है, और जीटीपी किसके इक्विवेलेंट है? एटीपी के इक्विवेलेंट है। तो 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के, सिट्रिक एसिड यहाँ पर 2 एटीपी। उसी तरह से बाकी जितने भी हमारे क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल में NADPH2 बने हैं, 6 NADPH2 की एक बार साइकिल चलती है तो 3 NADH2 और 2 बार चलेगी तो 6 NADH2, और उसी के साथ में 2 FADH2 है, तो इनको आप कैलकुलेट करेंगे और ये सारे के सारे NADH2 FADH2 जाएंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में और वहां पर ये एटीपी में परिवर्तित होंगे, तो ईटीएस में इनका परिवर्तन होता है और बनते हैं 62 एटीपी। तो इस तरह से आंसर होगा सेकंड। निम्न में से कौन एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंध जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट भी हो चुका है कि एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधा होता है को एंजाइम से या प्रोस्थेटिक समूह से या धातु आयन से या होलो एंजाइम से। तो आंसर होगा प्रोस्थेटिक समूह। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हो चुका है, तो इसे आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब चक्र के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस चक्र में एक बिंदु पर FAD का और FADH2 में न्यूनीकरण होता है।
सक्सिनिक कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्लों में परिवर्तन के दौरान जीटीपी का एक अणु संश्लेषित होता है। यह चक्र एसिटाइल कोएंजाइम ए को पाइरुविक अम्ल के साथ में संघनन से आरंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यह चक्र एसिटाइल कोएंजाइम ए के पाइरुविक अम्ल के साथ संघनन से प्रारंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है। और फोर्थ ऑप्शन है, इस चक्र में 3 बिंदुओं पर NAD NADH2 का न्यूनीकरण होता है। तो क्रेब चक्र के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये बताना है। तो एक बार फिर हम अच्छे से रीड करेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे। पहला, इस चक्र में एक बिंदु पर FAD से FADH2 में न्यूनीकरण होता है। तो पूरे क्रेब साइकिल में एक ही जगह पर FAD से FADH2 का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सही है। सक्सिनिक कोएंजाइम ए सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित होने पर जीटीपी का संश्लेषण होता है, तो जीटीपी का फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन से। थर्ड है, यह चक्र एसिटाइल कोएंजाइम ए के पाइरुविक अम्ल के साथ में संघनन से प्रारंभ होता है, तो ये गलत है। बिकॉज शुरुआत में आपको ये भी पता है कि पाइरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए भाग लेता है क्रेब साइकिल में। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए भाग लेता है क्रेब साइकिल में। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के पाइरुविक अम्ल के साथ में संघनन से ये सिट्रिक अम्ल उत्पन्न होता है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे हम चलेंगे और नेक्स्ट को है यहाँ पे, इस चक्र में 3 बिंदुओं से, ये भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? होलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम, सह एंजाइम जिसे हम को एंजाइम भी कहते हैं, तो एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। थर्ड है, होलो एंजाइम और सह एंजाइम सहकारक, और फोर्थ है एपो एंजाइम और होलो एंजाइम प्लस सह एंजाइम। तो हमने देखा है होलो एंजाइम में आता है एपो एंजाइम और सह एंजाइम। ऑक्सीकारी डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी ये होता है। और पाइरुवेट के एक अणु से NADH2 के 2 अणु उत्पादित होते हैं। ठीक है, ये गलत है कि पाइरुवेट के एक अणु से NADH2 के 2 अणु उत्पादित होते हैं, 2 नहीं होते, एक ही होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। फिर बाकी भी देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में होता है। और लास्ट लिखा हुआ है कि पाइरुवेट के 2 अणुओं से NADH2 के 2 अणु उत्पादित होते हैं, तो ये सही है। उपरोक्त समीकरण के लिए RQ बताना है। उपरोक्त आपको समीकरण दी गई है तो बहुत ही आसान है, CO2 अपन आप O2 कर देंगे, CO2 अपन O2 करेंगे तो CO2 की वैल्यू यहाँ पे 102 दी गई है और ऑक्सीजन की वैल्यू दी गई है 145। इसको आप RQ निकाल लें तो RQ यहाँ पे आपके 0.7 के आसपास आएगा। ठीक है, 0.7 के आसपास यहाँ पे RQ की वैल्यू आएगी। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक अवकाश में। तो ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसकी आंतरिक झिल्ली पर ये होता है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बना हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मतलब 3PGA यहाँ पे बनाया है। तो आपको बताना है कि A क्या है और B क्या है। तो A से D के नामांकन बताइए, C भी बताना है और D भी बताना है। तो आप आराम से बता देंगे, NCERT का है। और देखिए A क्या है, A यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड है, और तो ये A यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड नहीं है, है ना, सॉरी, A यहाँ पे 3 फॉस्फो, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो यहाँ पे A 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड है, 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड है। और B क्या है, तो B यहाँ पर पैप है, B है पैप, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। C क्या है, और C है लैक्टिक एसिड, C है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इथेनॉल का, C2H5OH का फॉर्मेशन हो रहा है और इधर फॉर्मेशन हो रहा है लैक्टिक एसिड का। तो आप मैच कर लीजिए, D में है इथेनॉल, D में है एथेनॉल,
तो यहाँ पे डी में एथेनॉल है और सी में लैक्टिक एसिड है और बी में है पैप। तो आंसर है आपके थर्ड। एनसीईआरटी का गिवन डायग्राम है, ऐसे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे और किस दौरान क्या बन रहा है और कौन सा एंजाइम यहाँ पे लग रहा है वो भी हमको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन में NAD+ की भूमिका क्या है? फर्स्ट है यह एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। सेकंड है यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। यह ATP संश्लेषण के लिए एक न्यूक्लियोटाइड का स्रोत है और यह वायवीय श्वसन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो कोशिकीय श्वसन के बारे में पूछा गया है और NAD की भूमिका यहाँ पे पूछी है। तो यह एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है या इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए NAD+ की भूमिका पूरे हमारी जितनी भी हमने रिएक्शंस देखी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन परिवहन के रूप में ये इसकी ज़्यादा भूमिका है एज कंपेयर टू यहाँ पे लिखा हुआ है ATP के संश्लेषण में और अवायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही में। तो जो मोर करेक्ट हमारा आंसर होगा वो सेकंड होगा, ये इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है NAD+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? TCA चक्र को एंजाइम सूत्रकणिका के आधात्री में स्थित होता है। सेकंड है ग्लाइकोलाइसिस कोशिका विलय से संपन्न होती है और ग्लाइकोलाइसिस तब तक होता है जब तक इसे हाइड्रोजन परमाणुओं को उठाने के लिए NAD मिलता रहता है और ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण सूत्रकणिका की बाह्य झिल्ली में घटित होता है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है ये हमको बताना है। TCA चक्र एंजाइम के आधात्री में होता है, ये बिल्कुल सही है कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सेकंड है ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होता है, ये भी सही है। थर्ड है ग्लाइकोलाइसिस तब तक होगा जब तक इसे हाइड्रोजन परमाणुओं को उठाने के लिए NAD मिलता रहेगा। और फोर्थ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सूत्रकणिका की बाह्य झिल्ली पर घटित होता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है और इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके गलत है क्योंकि ये बाहरी झिल्ली पे नहीं आंतरिक झिल्ली पर होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना ग्लाइकोलाइसिस है, वायवीय है या अवायवीय? वायवीय, अवायवीय और स्वचालित। तो हमें बताना है कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना ये वायवीय अवायवीय दोनों प्रकार का होता है। तो आंसर होगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 में प्रोस्थेटिक समूह है, हीमोग्लोबिन है या FAD है या NAD है या हीमोसाइनिन है। तो विटामिन B12 का जो प्रोस्थेटिक समूह होता है वो है FAD। FAD की फुल फॉर्म होती है फ्लैमिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। आरबीसी में ATP संश्लेषित होता है क्रियाधार स्तर फास्फोरिलीकरण के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, TCA के द्वारा या ETS के द्वारा। तो आरबीसी का संश्लेषण होता है, आरबीसी में ATP का संश्लेषण होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरुविक अम्ल का अवायवीय ऑक्सीकरण द्वारा इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तन होता है। ईस्ट कोशिका में, सेकंड है उच्च पादपों में, जंतुओं में और कवकों में। तो पायरुविक अम्ल का अवायवीय ऑक्सीकरण तथा इथेनॉल और CO2 में परिवर्तन कहाँ पे होता है? ईस्ट कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा के ऑक्सीकरण का प्रक्रम किस नाम से जाना जाता है? देखिए हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा, हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन देखा है और प्रोटीन का तो आपको, प्रोटीन तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो ये आपको बहुत हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा। लेकिन जब वसा का ऑक्सीकरण होता है तो इसे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि फैट के ऑक्सीडेशन को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। और तो यहाँ आंसर हमारा होगा सेकंड। ग्लाइकोलाइसिस के लिए क्या आवश्यक है? कोशिका द्रव्य के एंजाइम और ATP, ADP और NAD। FAD साइटोक्रोम की आवश्यकता नहीं होती ग्लाइकोलाइसिस के लिए। यहाँ पर भी साइटोक्रोम है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। तो आंसर होगा फर्स्ट। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है और चाहे वायवीय दशा हो चाहे अवायवीय दशा हो, दोनों केसेस में ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है, राइट। तो यहाँ पे आंसर है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक 78। पायरुविक अम्ल, अच्छा कौन सा पद सही है ये बताना है। तो पायरुविक अम्ल प्लस NAD प्लस
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। और पायरुविक अम्ल NAD- लिखा हुआ है तो ये यहीं पे गलत हो जाता है। पायरुविक अम्ल मैग्नीशियम और फास्फोडाइकाइनेस, तो ये भी यहाँ पे गलत है। पायरुविक अम्ल और कोएंजाइम A और NAD+ और मैग्नीशियम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस NADH2 और CO2 का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिंक रिएक्शन है और इसमें एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है। तो उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। पायरुविक अम्ल और कोएंजाइम है NAD+, ये मैग्नीशियम और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम में NADH2 और CO2 का फॉर्मेशन, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ये पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में यहाँ पे निकल रहा है। और इस पूरी प्रोसेस में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है जिसके पास में 5 कंपोनेंट होते हैं, उनके सारे नाम आपको याद होने चाहिए। उसमें आपके विटामिन भी होता है, ठीक है, और इसके अलावा कोई एंजाइम भी होते हैं। तो सब आपको वो लर्न करना है बहुत अच्छे से क्योंकि वो क्वेश्चन बन चुका है। तो यहाँ तक हमने रेस्पिरेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप मॉड्यूल भी सॉल्व करिए। मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे डेवलप होगा। और इसी तरह से आप अब एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की ज़रूरत है क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है और बहुत जल्दी आपके नीट एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।